स्टूडेंट्स 17 और 18 अप्रैल का करंट अफेयर्स का देख लेते हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी हम लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिल्क यारा टनल की। ये आपका इसका एक्सकेवेशन का काम, खोदने का काम पूरा हो चुका है। ये जो टनल है ये उत्तराखंड में है और इसका विशेष जो महत्व है ये इसलिए है कि ये जो है चार धाम यात्रा के रूट में पड़ती है और इसकी वजह से जो गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच का जो डिस्टेंस है वो करीब 26 किलोमीटर कम हो जाएगा। तो इसके खुदाई का काम पूरा हो गया है। उत्तराखंड में है ये टनल और वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा है कि इनका जो इसको नाम दिया जाएगा वो बाबा भौकनाग, वहाँ के एक लोकल डीटी हैं, उनकी पूजा की जाती है, उनके उस पर होगा। तो ये आपका एक टनल से रिलेटेड न्यूज़ है। ये आ सकता है कि ये टनल कहाँ पे है, उत्तराखंड की है ये टनल। फिर हम बात कर लेते हैं उर्दू लैंग्वेज जजमेंट की। एक अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। एक केस था, महाराष्ट्र का केस था, महाराष्ट्र म्युनिसिपल काउंसिल पथूर का केस था। तो वहाँ पे मराठी में लिखा गया था और उसके नीचे उर्दू में लिखा गया था नाम काउंसिल का। तो जो अपेलेंट है जिसने अपनी याचिका दायर की थी उसने कहा था कि उर्दू में लिखा गया गलत है, मराठी में ही रहना चाहिए क्योंकि मराठी वहाँ की भाषा है। तो सुप्रीम कोर्ट में फिर ये केस गया, तो वहाँ पे जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का। 2 जजेस की बेंच थी, सुधांशु धूलिया और विनोद चंद्रन। इन्होंने अपने जजमेंट में कहा है कि जो उर्दू है, उन्होंने कहा कि उर्दू इज़ द फाइनेस्ट स्पेसिमेन ऑफ कंपोजिट कल्चरल इथॉस ऑफ इंडिया। मतलब उन्होंने कहा कि जो एक फ़ाइन लैंग्वेज है और इंडिया के कल्चर को दर्शाता है। उन्होंने अपने जजमेंट में कहा है कि जो भाषा होती है, भाषा को धर्म से जोड़ना गलत है। भाषा किसी धर्म की नहीं होती है। अगर कोई कहे कि उर्दू मुस्लिम की भाषा है, हिंदी हिंदुओं की भाषा है, तो ये गलत है। इन्होंने कहा है कि भाषा, लैंग्वेज जो है, इट्स जस्ट ओनली अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमें अपनी बात को रखने का एक माध्यम है, एक तरीका है और ये किसी भी रिलीजन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। अपने जजमेंट में इन्होंने काफ़ी चीज़ें क्लियर की हैं कि उर्दू कोई एलियन भाषा नहीं है, कहीं बाहर से आई भाषा नहीं है, भारत की ही धरती पे उसका जन्म हुआ है और वो आगे बढ़ी है। उन्होंने कहा है कि नर्चरिंग इसकी इंडिया में ही हुई है, यहीं पे पैदा हुई भाषा है और यहीं पे नर्चरिंग हुई है और ये एक इंडो आर्यन लैंग्वेज इसको बोला है, इंडो आर्यन लैंग्वेज। इन्होंने कहा है कि ये हिंदी में और उर्दू में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो उर्दू की है वो नस्तलिक है, लिखा जाता है और हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है। और दोनों को जो चीज़ें अलग करती हैं वो बस इनका सिंटैक्स है, ग्रामर है और फोनोलॉजी है। बाकी उर्दू हमेशा से ही गंगा जमुना तहज़ीब का एक की भाषा रही है और इसने ने जो लोगों, हमारी जो हिंदी भी है उसमें भी अगर आप देखें तो हमेशा कहीं ना कहीं उर्दू शब्दों का यूज़ होता है। तो अगर किसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने मराठी के साथ उसका उपयोग किया है, उस भाषा का उपयोग किया है, तो वो गलत नहीं है। और अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि भाषा को धर्म से जोड़ना गलत है, भाषा को धर्म से जोड़ा नहीं जाना चाहिए। तो ये आपका ये लैंग्वेज से रिलेटेड न्यूज़ थी। उसके बाद हम आ जाते हैं WTO की एक रिपोर्ट आई है, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2025। WTO है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी दुनिया में ट्रेड से रिलेटेड चीज़ों को देखता है, UN का एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा है कि जो ग्लोबल व्यापार है, जो ग्लोबल ट्रेड है, वो अभी जो हमारा टैरिफ का टेंशन चल रहा है, मैंने अपने पहले क्लासेस में बताया है कि जब से ट्रम्प की सरकार बनी है US में, तो उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज़ पे टैरिफ लगा दिया है। एक बेसलाइन टैरिफ था 10% का और उसको बढ़ा के कंट्रीज़ पे काफ़ी दिन 26% इंडिया पे कर दिया और बाकी कंट्रीज़ पे 50%, चाइना पे 145%। तो टैरिफ को उन्होंने लगातार बढ़ाया है। फ़िलहाल के लिए 3 महीनों के लिए रोक लगा दी गई है। लेकिन ये जो भी टैरिफ का टेंशन चल रहा है, इसका इम्पैक्ट जो है वो
ना सिर्फ शेयर मार्केट्स पे देखने को पड़ रहा है, लेकिन वही बात हो रही है कि WTO ने कहा है कि ट्रेड पे इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और अपनी रिपोर्ट में इन्होंने ये बात बहुत क्लियरली कही है कि जो ग्लोबल ट्रेड है वो 0.2% तक कमी उसमें आने की इन्होंने बात कही है। इन्होंने बताया कि 2024 में जो द वॉल्यूम ग्रो बाय 2.9%, जो ट्रेड का वॉल्यूम था वो 2.9% से ग्रो किया था, इतने तक का ग्रोथ हुई थी ट्रेड में, इतना बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन यही 2025 में आशंका है कि ये 1.5% तक ही रहेगा, इतने की कमी इसमें आ जाएगी। तो ये पूरा जो ट्रेड वॉर चल रहा है इसकी वजह से ये गिरावट आ सकती है। फिर बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश ने जो भारत से वो सूती कपड़ों के लिए जो यार्न होता है, जो सूत होता है, उसको हम लोग बांग्लादेश इंपोर्ट करता है, तो उस पर उसने रोक लगा दी है। अब ये क्यों हुआ है, इसके पहले मैंने अपने पहले क्लास में बताया था कि भारत ने अपनी ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को रोक लगा दी थी बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश का जो व्यापार है वो भारतीय पोर्ट के थ्रू होता था और उस पर भारत ने रोक लगा दी थी, क्योंकि बांग्लादेश के जो मंत्री थे उन्होंने कुछ ऐसे विवादास्पद बयान दिए थे हमारी नॉर्थ ईस्ट रीजन को लेके। तो उसके बाद प्रेशर था तो सरकार ने रोक लगा दी थी। तो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी इनको हम लोग दे रहे थे 2020 से, तो उस पर रोक लगा दी थी। अब उस रोक को लगाने के बाद फिर अब बांग्लादेश ने फर्दर ये काम किया है कि इन्होंने जो इंपोर्ट करते हैं ये यार्न, हमारे कॉटन यार्न, उसको पे रोक लगा दी है। तो अब इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा और इसका ये होगा कि वाया लैंड के थ्रू रोक लगा दी गई है। पहले क्या होता था कि बांग्लादेश को लिए जो इंपोर्ट होता था वो लैंड के थ्रू हो जाता था। लैंड के थ्रू अगर इंपोर्ट होता है, सामान जाता है तो वो सस्ता पड़ता है। लेकिन ये रोक लगाने के बाद हमें अपने पोर्ट्स का यूज़ करते हुए जो सामान है, जो सूती मटेरियल है आपका सूत का, उसको भेजना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा कि खर्चा ज़्यादा आएगा, पोर्ट्स का यूज़ करना पड़ेगा। हमारे जो कुछ पोर्ट्स जैसे मुंद्रा है और आपका नवा शेवा पोर्ट है, तो बस जब पोर्ट्स के थ्रू सामान जाएगा तो ऑब्वियसली उनका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा ट्रेड पे। तो अब देखते हैं इस पे आगे भारत सरकार क्या काम करती है। तो फिलहाल ये बांग्लादेश से रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो गई, एक तो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी हो गई और ये इन्होंने जो रिस्ट्रिक्शन लगाया हमारे यहाँ के इम्पोर्ट पे, ये हो गई। इसको हम फर्दर इंडो बांग्लादेश रिलेशन पे IR में डिस्कस करेंगे ये पूरे टॉपिक को। नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एक आई है आपका, ये कोलोसल बायोसाइंसेज है। ये एक प्राइवेट बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, टेक्सास में है, US में। इन्होंने कहा है कि डायर वुल्फ भेड़िया होता है, इसकी एक प्रजाति होती है जो काफ़ी समय पहले विलुप्त हो चुकी है। तो इन्होंने कहा है कि फिर से इन्होंने उसका एक बनाया है, एक छोटा बेबी है बनाया है, इन्होंने डेवलप कर लिया है। तो इसमें इनको सफलता मिल गई है और इन्होंने कहा है कि ये करीब 12,000 साल पहले ख़त्म हो चुके थे। तो एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि ये कोलोसल बायोसाइंसेस क्या है। ये एक प्राइवेट बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, US की है। डायर वुल्फ 12,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुके थे, अब इन्होंने इसने बनाया है और इन्होंने क्लेम किया है कि जो ग्रे वुल्फ होता है, दो अभी वुल्फ की प्रजाति है, ग्रे वुल्फ है और एक डायर वुल्फ है। तो इन्होंने कहा है कि जो ग्रे वुल्फ होता है और जो डायर वुल्फ होता है उनमें करीब आपका 99.94% आइडेंटिकल होते हैं वो। तो उसी के आधार पे इन्होंने दोनों जीनोम्स को यूज़ करके और बनाया है। तो अब इसका बात होगी कि जो एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं बहुत सालों पहले, अब अगर उनको हम फिर से बनाते हैं तो उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि अब डायनासोर बहुत सालों पहले एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो अगर फर्दर वो किसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, साइंस जीनोम का यूज़ करके अगर हम बनाते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ ही जैसे वूली मैमथ होता है, बहुत बड़े, आप ये हाथी होते थे, बहुत बड़े ही होते थे, तो पहले सदियों पहले वो ख़त्म हो चुके हैं, अब फिर से वो वापस आते हैं, तो क्या क्या उनका प्रभाव पड़ सकता है इकोसिस्टम पे, ये
आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। जो समनाई मूवीज़ इतनी सारी बनी हैं कि डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, फिर हमने उनको वापस लाया, फिर उनका क्या क्या असर हुआ। तो या भविष्य में हो सकता है अब हम लोग देखें कि जो चीज़ जानवर पहले ख़त्म हो चुके हैं वो अब फ्यूचर में आएँ। फिर नेक्स्ट है हमारा ये एक नया प्लैनेट K218b। ये एक न्यू प्लैनेट खोजा है साइंटिस्टों ने, और इसके लिए इन्होंने जेम्स वेब टेलीस्कोप का यूज़ किया है। और ये बताया गया है कि ये 8.6 टाइम्स हैवियर है अर्थ से, और इसमें इन्होंने पाया, मतलब जीवन का वहाँ पे इन्होंने पाया है कि जीवन की संभावना है। वहाँ से कुछ ऐसी गैसेस का उत्सर्जन हो रहा है जिसके बेसिस पे ये क्लेम किया जा सकता है कि हाँ, यहाँ पे लाइफ प्रेजेंट है। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि कहाँ तक हमें सफलता हासिल होती है। कुछ हमारे जो एल्गी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनसे जो गैसेस रिलीज़ होती हैं वो गैसेस सेम प्लैनेट से रिलीज़ हुई हैं। तो इसको टेलीस्कोप की मदद से खोजा गया है। इसके अलावा बात कर लें तो वाइस प्रेसिडेंट ने तमिलनाडु का जो 10 मैंने बताया था कि बिल्स जो है वो पास करा दिया गया है। वहाँ की जो सरकार है, राज्य सरकार ने बिना गवर्नमेंट के एसेंट के, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी 8 अप्रैल को, तो उसके बेसिस पे वाइस प्रेसिडेंट ने अपनी नाराज़गी जाहिर की है कि आर्टिकल 142 के तहत क्या रोल है सुप्रीम कोर्ट, कहाँ तक, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो प्रेसिडेंट को बता सके कि हाँ, आप 3 महीने के भीतर कोई अपना जजमेंट दे दीजिए, अपना एसेंट दे दीजिए। तो ये एक लंबा टॉपिक है, इस पर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। पूरा सेंटर स्टेट रिलेशनशिप और गवर्नर की पावर, प्रेसिडेंट की पावर, जुडिशरी क्या कर सकता है, एग्जीक्यूटिव क्या कर सकता है, ये हम पूरा डिस्कस करेंगे। बाकी वक्फ एक्ट पे सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट पे, तो वहाँ पे फ़िलहाल के लिए अभी सरकार ने कहा है कि अभी नई नियुक्तियाँ नहीं होंगी, जो भी वक्फ काउंसिल है और जो वक्फ बोर्ड है, और ये 7 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है। तो अब देखना होगा कि क्या होता है इसमें आगे। इसके अलावा अंकटाड की रिपोर्ट आई है। अंकटाड की रिपोर्ट आई है ट्रेड एंड डेवलपमेंट फोरसाइट 2025 करके। इसमें इन्होंने प्रेडिक्शन दिया है कि भारत जो है वो 6.5% के साथ सबसे बड़ी इकॉनमी के तौर पे उभरेगा इस साल भी, और 2024 में भी ये सबसे बड़ी इकॉनमी थी। चाइना का ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट किया है कि 4.4% रहेगा, और यूएस का जो है वो 1% के करीब रहने की आशंका है। तो ये इसमें बात कही गई है। और ये अंकटाड की रिपोर्ट में भी ये कहा है कि अभी जो प्रेजेंट जो सीन चल रहा है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से सबसे ज़्यादा जो है वो कठिन समय है, डिफ़िकल्ट टाइम है ट्रेड के हिसाब से, क्योंकि टैरिफ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अब देखना होगा कि सारे टैरिफ्स के लगने के बाद जो भी सीन बनते हैं, कंट्रीज़ कैसे बायलैटरल एग्रीमेंट करती हैं, तो क्या फर्दर इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सारी 17 और 18 अप्रैल की मेन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी जिन्हें हमने डिस्कस कर लिया।